Hello everyone, welcome to JC Academy. I am Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. आज की क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे यूजीसी नेट पे पूछे गए हैं, जो अभी तक शिफ्ट हुई हैं, या फिर वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Before proceeding further, JC Academy is providing you a complete foundation course with multiple validity, and paper 2 live batch is starting from 19th of January 2026. आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो हमारा अभी 3 जनवरी को पेपर हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आश्रम सिस्टम से आया था। तो आश्रम क्या होता है? इट लिटरली डिनोट्स अ हॉल्टिंग और अ रेस्टिंग प्लेस। आश्रम का मतलब क्या है? एक रेस्टिंग प्लेस। इट ऑल्सो मीन्स स्टेजेस, मोनेस्ट्री, ड्यूटीज एक्सेट्रा। सो इट कम्स फ्रॉम अ संस्कृत रूट दैट इज श्रम। श्रम का मतलब मेकिंग एन एफर्ट। श्रम मीन्स मेकिंग एन एफर्ट। इन दिस वे आश्रम मीन्स अ स्टेप इन द जर्नी ऑफ लाइफ। बेसिकली क्वेश्चन यहां से था द 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम। और ये जो 4 स्टेजेस है, ये हमारी वैदिक सिस्टम के हिसाब से इनको हमने क्लासिफाई किया है। तो पहली स्टेज होती है ब्रह्मचर्य आश्रम, दैट इज द स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप। देन वी हैव गृहस्थ आश्रम, स्टेज ऑफ हाउस होल्डर, वनप्रस्थ आश्रम दैट इज फिलोसॉफिकल रेक्लूस, एंड संन्यास आश्रम दैट इज स्टेज ऑफ रेनंसिएशन। अब देखिए, अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जो हमारा पहला स्टेज आता है, इट इज फॉर द एज ऑफ 0 to 25। यहाँ पे क्या होता है? धर्म की बात की जाती है। एम क्या है लाइफ का? धर्म। दैट इज गॉड गिवन मिशन, पर्पस और कॉलिंग। सो बिकम एस्टैब्लिश्ड इन आवर पर्सनल एथिक्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल। दूसरा आता है हमारा गृहस्थ आश्रम, जहां पर एम ऑफ द लाइफ होता है अर्थ। अर्थ का मतलब वेल्थ, स्टफ एंड सिक्योरिटी। एज गैप होता है हमारा 25 to 50। दिस इज द एज रेंज। प्रैक्टिस व्हाट वी लर्नड इन द फर्स्ट स्टेज। जो हमने पहले स्टेज पे सीखा है, अब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। accumulate things we need to live well and work in our society for security in the material world। तीसरा आता है हमारा वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब काम स्टेज, यानी enjoyment and desire, which is for 50 to 75 years of age। half of our lifetime has passed, become more conscious that we need to leave at some point। time to fulfill desires and time to fulfill desires we have not had time for। जो हम चीजें नहीं कर पाए थे, अब हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लास्ट स्टेज आती है हमारी संन्यास वाली, जहां पे एम ऑफ द लाइफ क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? लिबरेशन। और इसका एज रेंज क्या होता है हमारा? 75 to 100। इट इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, लिबरेशन फ्रॉम इल्यूशन, फिजिकल बॉन्डेज एंड इमोशनल बॉन्डेज, voluntary disengagement from the world। So these are the 4 stages of ashram: brahmacharya, grihasth, vanprasth and sannyas ashram। अब एंशियंट सिस्टम से ही हमारा क्या है? गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है स्कूल्स वगैरह से पहले हमारे गुरुकुल्स हुआ करते थे। सो गुरुकुल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम, जहाँ पे जो शिष्य हैं, दैट इज द स्टूडेंट्स, वो अपने आचार्य या गुरु के साथ रहते थे। तो आचार्य उनको खाना देते थे, उनको सिखाते थे और उनको अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे। द शिष्य हेल्प्स द गुरु इन डे टू डे वर्क एक्टिविटीज एंड लर्न्स फ्रॉम हिज कंडक्ट एज वेल। ऐसे होता था, पेट के नीचे गुरु बैठे और ये सब शिष्य बैठे, और ये सब क्या ले रहे हैं? एजुकेशन हम पार्ट कर रहे हैं अपने गुरु से। नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ गुरु इन एंशिएंट टाइम्स। अब जैसे टाइप ऑफ आश्रम पूछा गया, तो शायद वो टाइप ऑफ गुरुज भी आपसे पूछ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आचार्य। आचार्य कौन होता है? वैसा वो वाला ब्राह्मण हु वुड कंडक्ट द यज्ञोपवीत संस्कार ऑफ द डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? जो उनका स्टूडेंट है। तो वो टीचर या वो गुरु या वो ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, उपनयन संस्कार भी बोला जाता है उसको, वो अपने डिसाइपल का करते थे। एंड इम्पार्ट हिम द नॉलेज ऑफ वेदास अलोंग विद यज्ञ विद्या एंड उपनिषद। यानी उपनिषद और यज्ञ विद्या के साथ साथ वो यज्ञोपवीत संस्कार भी अपने शिष्यों का करते थे। फिर आते हैं हमारे उपाध्याय। उपाध्याय क्या है? द ब्राह्मण हु वुड
टीच अ मंत्र ऑफ द वेदा एंड वेदांगास फॉर हिज लाइवलीहुड, यानी वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक बख्शीश लेते थे, एक नॉमिनल फी लेते थे, और उसके बदले वो क्या करते थे, वेद और वेदांगास के जो मंत्र होते हैं वो अपने डिसाइपल्स को सिखाया करते थे। श्रोत्रिय, दोज हु वुड टीच द ब्रांचेस ऑफ वेदास बाय हार्ट, जो वेदास के ब्रांचेस को सिखाया करते थे उनको क्या बोलते थे हम, श्रोत्रिय। अध्यापक, वन हु वुड इम्पार्ट नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एंड सेक्युलर लिटरेचर, सो जो स्टडी हमारी साइंटिफिक और सेक्युलर लिटरेचर से रिलेटेड थी, जो टीचर उनको सिखाता था उसको हम क्या बोलते थे, अध्यापक बोलते थे। फिर आता है ऋत्विताका, वन हु परफॉर्म्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सैक्रिफाइसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, यज्ञ, जो अलग अलग तरीके के यज्ञ सिखाते थे उनको क्या बोलते थे, ऋत्विताका। देन चरक, वन हु ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इम्पार्टिंग नॉलेज, जगह जगह घूम के अपनी नॉलेज स्प्रेड करते थे, उनको हम चरक बोलते थे। गुरु, यूज टू लीड अ गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड मेंटेनिंग फैमिली, मतलब वो फैमिली के साथ साथ अपनी गृहस्थ लाइफ भी क्या बोलते हैं उसको मेंटेन करके रखते थे। उसके बाद आता है योजनस्तिका, they were famous for the profound scholarship, students from distant places would visit them to seek education, तो they were very famous person, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए, तो दूर दूर से जो बच्चे हैं वो उनके पास आते थे विद्या ग्रहण करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते थे, योजनस्तिका। अब जैसे हमारे अलग अलग तरीके के गुरु थे वैसे ही हमारे अलग अलग तरीके के शिष्य होते हैं, यानी द टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स। सबसे पहले आता है नैस्टिक। नैस्टिक क्या है, दोज हु लिव्ड लाइक स्टूडेंट्स थ्रू आउट देयर लाइव्स, पूरी जिंदगी वो एक स्टूडेंट लाइफ की तरह ही वो बिताते हैं, दैट इज नैस्टिक। फिर आते हैं हमारे अंतेवासी। अंतेवासी, दोज हु स्टेड इन गुरुकुल एंड रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम द गुरु, यानी जो गुरुकुल में ही रहते थे और गुरु से ही वो क्या लेते थे, एजुकेशन लेते थे, गुरुकुल में रह के ही, उनको बोलते थे हम अंतेवासी। फिर आते थे उपकुर्वन। उपकुर्वन क्या थे, स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड एजुकेशन एंड रिटर्न्ड होम आफ्टर पेइंग गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देके एजुकेशन रिसीव करके वो वापस अपने घर आ जाते थे। तीर्थक, तीर्थक कौन थे, स्टूडेंट्स हु लेफ्ट वन आचार्य एंड वेंट टू अनदर आचार्य, एक आचार्य से कुछ सीखा फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरे आचार्य के पास चले गए, फिर तीसरे के पास, उनको क्या बोलते थे, तीर्थक। तो ये हमारे चार टाइप के डिसाइपल्स थे एंशियंट टाइम्स में, नास्तिक, अंतेवासी, उपकुर्वन एंड तीर्थक। अब ऐसा तो नहीं था कि जो सिर्फ मेल्स थे उन्हीं को एजुकेशन सिस्टम लेने का हक था, जो वुमेन्स भी थी एंशियंट टाइम्स में वो भी एजुकेशन लेती थी। उनकी दो कैटेगरीज थी, एक थी ब्रह्मवादिनी और दूसरे थे सद्योवधु, सद्योवधु। सो ब्रह्मवादिनी वो थे हु रिमेन्ड सेलिबेट, सेलिबेट का मतलब जो ब्रह्मचर्य रहते थे, ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य रहते थे थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ वो ब्रह्मचर्य रहती थी और नॉलेज एक्वायर करती थी, उनको हम बोलते थे ब्रह्मवादिनी। और दूसरी होती थी सद्योवधु, वन हु ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी अंटिल मैरिज, मतलब शादी तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करती थी एंड आफ्टर मैरिज वो अपनी जो नॉलेज है वो मतलब वो आगे पढ़ाई नहीं करती थी और वो गृहस्थ लाइफ में एंटर कर जाती थी। सो ये हमारी दो कैटेगरीज थी वुमेन की, ब्रह्मवादिनी एंड सद्योवधु। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे थे हमारे एंशियंट टाइम्स में। सबसे पहला आता है गुरुकुल, द हाउस ऑफ अ टीचर हु वाज अ सेटल्ड हाउस होल्डर। तो गुरुकुल क्या था, एक तो वो गुरु था जो नॉलेज भी इम्पार्ट करता था प्लस वो अपनी गृहस्थ लाइफ उसको भी मेंटेन करके चलता था, तो गुरुकुल में वैसे वाले गुरु, ठीक है। सो अ हाउस ऑफ अ टीचर हु वाज अ सेटल्ड हाउस होल्डर। दूसरे आते हैं परिषद्स। परिषद्स क्या होते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कल्चरल और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। दे सर्व्ड एट द काउंसिल्स ऑफ लर्न्ड ब्राह्मण्स एंड स्कॉलर्स, जहाँ पे डिस्कशंस की जाती थी रिलेटेड टू वेदास एंड धर्मशास्त्र। सो वेदास और धर्मशास्त्र के लिए जब कोई डिस्कशन करनी होती थी, चाहे वो स्कॉलर्स हैं या चाहे वो लर्न्ड ब्राह्मण्स हैं, वो कहाँ जाते थे, परिषद में जाते थे। The decisions made by these councils were considered universal and had a lasting impact on the society. अगर हम बात करते हैं गोष्ठी, so it refers to the gatherings where people come together to discuss or engage in intellectual pursuits. उसको क्या बोला जाता था, गोष्ठी। विद्यापीठ, they serve as centers for higher learning where students from various backgrounds could pursue their studies.
मतलब हर एक कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग दूर दूर के इलाकों से जब बच्चे आकर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आकर जब अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, वो कहाँ करते थे, विद्यापीठ करते थे. They were often located in serene and peaceful surroundings such as forest and provided a residential learning environment. मतलब वो वहां रहते भी थे और वो वहां पे सीखते भी थे. फिर आता है घटिकास. बोथ द टीचर्स एंड pupils met and discuss. वहां पे मिलते थे और डिस्कशन करते थे. द कल्चर्ड स्कॉलर्स वुड मीट, डिस्कस एंड क्लैश ऑल्सो. कभी कभी क्लैश भी हो जाता था. In South India, colleges called as Ghatikas, they emerged from the temples. फिर अग्रहार्स, they are the settlements of Brahmins in villages where they used to teach. अगर वो किसी गांव में जाके पढ़ा रहे और वो वहीं सेटल हो जाते थे, उनको हम क्या बोलते थे, अग्रहार्स. उस इंस्टीट्यूट को इट वॉज नोन एज अग्रहार. विहारास, विहारास हमारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जहां पे बुद्धिस्ट की प्रीचिंग्स और फिलोसफी पढ़ाई जाती थी. मठ, they were less an institution and more a place for those dedicated to spiritual study. जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती थी, वो कहाँ जाते थे, वो मठ जाते थे. फोकसिंग ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सेक्रेड नॉलेज. ये आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीनियरिटी ऑफ ऑफिशियल्स इन अ यूनिवर्सिटी. इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था. सबसे पहले आते हैं हमारे विजिटर, फिर आते हैं हमारे चांसलर, देन वी हैव गवर्निंग काउंसिल, देन वी हैव सेनेट, वाइस चांसलर, डिप्टी वाइस चांसलर, और फिर ये उनके नीचे ये सब बॉडीज आती हैं. तो ये आपको एक बार पढ़ के चले जाना है. फिर एक कम्युनिकेशन में क्वेश्चन था. अब एग्जैक्टली बच्चे को याद नहीं था कि वो कम्युनिकेशन में पूछा है, मतलब पेपर 1 में पूछा है या पेपर 2 में पूछा है, बट इतना बताया गया दैट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो हमारे पास 4 तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट. रिलेशनशिप जहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है. टास्क की अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ टास्क कर रहे हैं, वहां पर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट. प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स ओवर हाउ इट शुड बी डन. क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, अगर उसके ऊपर कुछ डिसएग्रीमेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ी हमारी तू तू मैं हो रही है, दैट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद आता है हमारा स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट. सो डिसएग्रीमेंट्स ओवर हु इज इन चार्ज, कि कौन इन चार्ज है, ठीक है, तो वो आता है हमारा स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट. एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में भी टाइप्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के भी टाइप्स होते हैं. वो होते हैं हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी दो लोगों के बीच में. इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को लेकर या फिर उन्होंने कोई टारगेट सेट किया उसको लेकर अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रा ग्रुप यानी एक ही ग्रुप में, ठीक है, विद इन वन ग्रुप, जैसे एक ग्रुप में 6 से 7 लोग हैं, उनके बीच में अगर कुछ बहस हो रही है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है किसी चीज को लेकर, दैट इज इंटरा ग्रुप. इंटर ग्रुप मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में. इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन टू, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए. इंट्रा मीन्स विद इन, आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं. एंड इंटर का मीन्स बिटवीन टू और मोर. उसके बाद इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, यानी इट अकर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस. ये हमारे 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. फिर एक हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स होते हैं. सबसे पहला होता है कंपीटिंग या फोर्सिंग. कंपीटिंग का मतलब कि हमें जीतना ही जीतना है एट ऑल कॉस्ट, दैट इज कंपीटिंग. एकोमोडेटिंग यानी यील्डिंग. एकोमोडेटिंग का मतलब कि हम रिलेशनशिप की हार्मनी को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू विनिंग. अवॉइडिंग का मतलब कि हम कंफ्लिक्ट को ही पोस्टपोन कर देते हैं, हमें पता है कि इस बात पे लड़ाई होने वाली है तो हम अवॉइड करते हैं वो बात. कोलैबोरेटिंग कि हम म्यूचुअली एक आउटकम पे निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक म्यूचुअल आउटकम निकल के आए इस बात का, दैट इज कोलैबोरेटिंग. एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइजिंग, दैट इज सीकिंग अ मिडिल ग्राउंड. तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट के स्टाइल्स होते हैं. फिर एक टॉपिक आया था आपका एक्टिव ऑडियंस पार्टिसिपेशन. देखिए हमारे पास 2 तरीके की ऑडियंस होती है, इट इज ईदर पैसिव और इट इज ईदर एक्टिव. पैसिव का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं ना, दे हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑडियंस. ये बेसिकली हमारी मीडिया थ्योरी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ मीडिया थ्योरी. तो जो टेक्स्ट की बात हो रही है, ये टेक्स्ट कौन सी है, मीडिया.
और जो एक्टिव ऑडियंस होती है वो क्या करती है, एक्टिव मॉडल इंस्टेड सजेस्ट दैट ऑडियंसेस इंटरैक्ट विद द टेक्स्ट टू क्रिएट सम मीनिंग। तो पैसिव क्या है कि आपने कोई टेक्स्ट उनको दिखाया और उनका उस पर मीनिंग है, लेकिन जो एक्टिव ऑडियंस होती है वो अपने जो वो टेक्स्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है वो उसके साथ इंटरैक्ट करती है और फिर वो एक मीनिंग जनरेट करती है। देखिए, पैसिव जो ऑडियंस होती है वो ओपिनियंस एक्सेप्ट करती है, लिटिल अटेंशन पे करती है और वो सिर्फ गेम देखती है कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ देखती है। लेकिन जो एक्टिव ऑडियंस होती है वो ओपिनियंस फॉर्म करती है, वो फुल अटेंशन पे करते हैं एंड दे प्ले द गेम, दे जस्ट डोंट वॉच इट, दे एक्चुअली प्ले द गेम। तो देखिए, अगर टेक्स्ट जो है, ठीक है, उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ऑडियंस पे, तो ये हमारा पैसिव मॉडल हो जाएगा। लेकिन जो एक्टिव मॉडल है उसमें टेक्स्ट और ऑडियंस का क्या है, इट इज अ टू वे फ्लो, टू वे फ्लो है। तो जो भी उनको प्रेजेंट किया जा रहा है वो उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और अपने ओपिनियंस को वो फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज एन एक्टिव मॉडल। उसके बाद था एक सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्योरी। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्योरी एक हमारी मेटाकॉग्निटिव का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं या आप कैसे सोचते हैं, जब आप उसके बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, यू आर सेल्फ अवेयर, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्योरी। So self-reflection is a critical aspect of professional development for teachers, serving as a powerful tool for continuous improvement and growth. तो इससे क्या होता है कि जो टीचर्स हैं उनको पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का, और वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एनहांस्ड टीचिंग इफेक्टिवनेस, जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो एनहांस होती है। वो कैसे होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि वो जो मेथड्स का यूज कर रहे हैं या जो भी क्लासरूम की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो उसको इम्प्रूव करेंगी। सो दैट इज एनहांस्ड टीचिंग इफेक्टिवनेस। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जब आप सेल्फ अवेयर है, आपको पता है कि आप किस चीज में, मतलब आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे आप उनको ज्यादा से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और जो वीक एरियाज होंगे आप उनको ट्राई करेंगे कि आप उनको ओवरकम करके आप उनको भी अपने स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन में लेकर आ सके। सो इट एनकरेजेस देम to continually refine their skills, expand their knowledge and adapt their teaching approaches to meet the needs of the student. उसके बाद आता है हमारा इम्प्रूव्ड क्लासरूम क्लाइमेट। जब एक टीचर सेल्फ अवेयर होगा तो ऑब्वियसली जो क्लासरूम का क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा, ओपन होगा। So it is characterized by trust, openness and collaboration. So when teachers regularly reflect on their interaction with the students, they are more attuned to students' need, perspective and experiences. Basically जो हमारा क्लासरूम है वो टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ जाता है, नॉट फुल्ली बट हाँ थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि लर्नर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही जो टीचर है अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने जो टेक्निक्स होती है वो उसको ठीक करता है और वो उसको डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करते हैं। Data informed decision making. So self reflection enables the teachers to use the data effectively to inform their decisions. जब उनके पास डेटा आएगा तो जो decisions बनेंगे वो informed decisions बनेंगे. So by analyzing the student work, results and the classroom observations, teacher can identify the patterns and trends that inform their teaching practice. Professional satisfaction and well-being. जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में एंगेज होते हैं तो जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है और जो आपका वेलबींग है वो भी क्या होगा, एनहांस होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो व्हेन टीचर्स दे फील एम्पावर्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिस एंड मेक मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट्स, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब खुशी होगी उन्हें, अपनी जॉब से वो खुश होंगे। सो दैट इज पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड वेलबींग। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एक जो था टाइप्स ऑफ आश्रम, उससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसके साथ साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुरुज करवा दिए हैं, डिसाइपल्स करवा दिए हैं, और मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितने टाइप्स के होते हैं वो करवा दिए हैं। मैंने आपको मीडिया थ्योरी, एक्टिव ऑडियंस और पैसिव ऑडियंस करवा दिया है, और मैंने आपको ये अभी पीछे कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन सॉरी, क्लासरूम सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इन क्लासरूम, ठीक है, वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, एक सीनियोरिटी, सीनियोरिटी ऑफ ऑफिशियल्स वाला एक टॉपिक है,
वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं। शॉर्ट में अगर नोट्स भी बनाने हैं तो आप वीडियो के साथ साथ ही एक रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स है जेसी अकेडमी के, एंड दिस इज आवर लिंक फॉर ज्वाइनिंग द पेपर वन ग्रुप टेलीग्राम पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।